हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म एडुटैप में। मैं हूँ आपके साथ मोना अग्रवाल। तो हम यहाँ पर FCI AG3 की जो है प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको जनरल साइंस जो सब्जेक्ट होता है, जो साइंस के बारे में रहता है, वो पढ़ाने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, एसिड एंड बेसिस रहेंगे, और इसे हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि सब टॉपिक को हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं और हर ऑप्शन को हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, ताकि उससे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं आपको वो पता चल सके। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, यह आपको बहुत मदद करेगी जब आप पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 जब आप पढ़ेंगे तो पार्ट 1 आपको उसमें बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको PDF भी लगती है, आपको अगर PDF भी चाहिए, तो टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको सारी चीज़ों की PDF भी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, उससे पहले क्वेश्चन 1 के पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार मैं आपको टाइम टेबल बता देती हूँ कि YouTube पर आपका जो सेशन चलने वाला है वो कौन सा फैकल्टी क्या लेने वाला है और कौन सी टाइमिंग आपकी रहेगी। तो डेली आपका देखिए 2 PM है। ठीक है, 2 PM आपका डेली जो रहेगी क्लास रहेगी, जिसमें मंडे और ट्यूसडे को दोनों दिन क्या लेने वाले, दीपक सर आपकी जनरल स्टडीज की क्लास लेने वाले हैं। वेडनेसडे को आपको मेरी क्लास मिलेगी 2 PM पे, वो भी जनरल स्टडी का सब्जेक्ट, जिसमें आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं लेने वाली हूँ। उसके बाद थर्सडे को आपको टेक्निकल मिलेगा, जो शामली मैम लेने वाले हैं, उसमें आप ARD, बोटैनी और जूलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्राइडे को आपकी जो क्लास होगी वो संतोष सर लेंगे, जिसमें वो अकाउंट्स के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो रहेगा आपका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को करते हैं, देखिए हर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो इससे आपकी जो FCI AG3 की जो तैयारी है, एकदम अच्छे तरीके से, एकदम मजबूत तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप हर टॉपिक्स, हर चैप्टर्स, हर चीज आप डेली पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेली आपको आकर 2 PM को यहाँ पे जुड़ना है। आपको सारे फैकल्टीज अपना अपना सेक्शन यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। आपको सबसे पहले ये पूछ रहा है कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा एसिड कौन सी चीजों में पाया जाता है। तो हम सारे ऑप्शंस डिस्कस करने वाले। तो आप सभी एक बार पहले बता दीजिए कि जो विनेगर रहता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। फटाफट से सभी को आंसर करना है। आप कमेंट करके मुझे आंसर दे सकते हैं कि विनेगर में जो हमारा पाया जाता है वो कौन सा एसिड रहता है। एसिटिक एसिड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विनेगर वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है। इसी के लिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो साइट्रिक एसिड जो रहता है किसमें पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट्स में। किसमें पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट्स, यानी कि खट्टे फलों में, जैसे कि लेमन हो गया, आंवला हो गया, उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। तीसरा है हमारा टार्टारिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है, टैमरिंड में, यानी कि इमली हो गया। दूसरा हो गया आपका अनराइप मैंगोज, कच्चे आमों में, अनराइप मैंगोज, कच्चे आम। और तीसरा हो गया आंवला। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो ये किसमें मिलता है, मिल्क और कर्ड में मिलता है। किसमें मिलता है, ये दूध और दही, मिल्क और कर्ड में। और अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑक्जेलिक एसिड जो मिलता है टोमेटो में और स्पिनच में मिलता है। किसमें मिलता है, टोमेटो और स्पिनच, यानी कि टमाटर और पालक में पाया जाता है क्या, ऑक्जेलिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए टमाटर का आप याद रखेंगे, टोमेटो को याद रखेंगे, इसमें टोटल 10 टाइप्स के एसिड मिलते हैं। कितने एसिड मिलते हैं टोमेटो में, 10 टाइप्स के अलग अलग एसिड मिलते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मिलता है वो कौन सा रहता है, ऑक्जेलिक एसिड रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम विनेगर की और बात कर लेते हैं कि विनेगर में हमने क्या देखा कि उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, लेकिन ये एसिटिक एसिड आखिर मिलता कितना है। ठीक है, तो इस विनेगर में 5 से 8% जो रहता है एसिटिक एसिड रहता है। मतलब मीन्स की जो विनेगर है डेट कंटेन्स 5 to 8% एसिटिक एसिड। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो एसिटिक एसिड है वो क्या करता है, उसको खट्टापन देता है। इसीलिए मैं क्या कह सकती हूँ, कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि एसिड का टेस्ट क्या होता है,
एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर जैसे विनेगर की भी हमने बात करी तो विनेगर में जो खट्टापन रहता है वो किसके कारण रहता है, एसिटिक एसिड के कारण रहता है। अगर मैं वहीं बेस की बात करती हूँ तो बेस जो रहता है वो क्या रहता है, बिटर रहता है, कड़वा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेस्ट पर भी आपसे क्वेश्चन घुमाकर कुछ भी पूछ सकता है। अब एसिटिक एसिड की हम बात करें तो एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद रखना है CH3COOH। क्या याद रखना है, CH3COOH याद रखना है। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड जो है वो ही क्या करता है, विनेगर में पाया जाता है 5 to 8%। अब ये बनता कैसे, ये बनता कैसे ये आपको ध्यान रखना है। जो इथेनॉल रहता है, इथेनॉल का क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। अब इथेनॉल क्या हो गया, आपने सुना होगा अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप का, अल्कोहल क्या है, एक पूरा ग्रुप है, उसका सेकेंड मेंबर जो रहता है वो कौन रहता है, इथेनॉल रहता है। मतलब जैसे हमारे फैमिली है, उसके अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, किसी की फैमिली में 3 मेंबर रहते हैं, 4 मेंबर रहते हैं, वैसे अल्कोहल की फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे जो आता है वो कौन आता है, इथेनॉल आता है। सेकेंड नंबर जो है वो किसका है, इथेनॉल का है। तो जब इथेनॉल को फर्मेंटेशन किया जाता है, कौन किस चीज से किया जाता है, बैक्टीरिया की मदद से किया जाता है। तो क्या प्रिपेयर होता है, हमारा विनेगर प्रिपेयर होता है जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन लेमन्स। चलिए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जल्दी जल्दी सभी इसका आंसर कर देंगे कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड की साइट्रिक एसिड। तो लेमन जो है यानी कि नींबू जो है वो हमारा खट्टा फल है, तो खट्टे फलों में साइट्रस फ्रूट्स में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने सारी चीजों को एक बार डिस्कस कर लिया था, तो इसमें हमने ऑक्जेलिक कर लिया है। तो ऑक्जेलिक जो रहता है टोमेटो और स्पिनच में रहता है। लैक्टिक हमने कर लिया था कि मिल्क और कर्ड में रहता है। एसिटिक एसिड भी हमने डिस्कस कर लिया कि विनेगर में पाया जाता है। ये नाइट्रिक एसिड जो है बच गया है। तो ये नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सभी ध्यान रखेंगे, ये नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HNO3। आपको याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ई। तो साइट्रिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो साइट्रिक एसिड हमने देख लिया, अभी साइट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, इन सब में क्या मिलता है, साइट्रिक एसिड मिलता है, जो उसको खट्टापन देता है, सोर टेस्ट देता है। विनेगर में उसको सोर टेस्ट कौन दे रहा था, एसिटिक एसिड। उसी तरीके से सिट्रस फ्रूट्स को जो खट्टापन मिलता है वो किसके कारण मिलता है, साइट्रिक एसिड के कारण मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइट्रिक एसिड को हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज में जो प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है, जब हम फूड को बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं ताकि फूड जो है हमारा खराब ना हो, तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक बहुत दिन से रखी हुई है, उसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है, कैंडीज है, ये सारी चीज़ों में कभी कभार आपको खट्टापन लगता है। जब आप पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक तो थोड़ा उसमें खट्टापन आता है, वो किसके कारण आता है, साइट्रिक एसिड के कारण आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किसी भी चीज़ की अगर शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, शेल्फ लाइफ को अगर बढ़ाना है तो उसमें भी किसका यूज़ करते हैं, साइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज। अब कार की बैटरीज में कौन सी एसिड यूज होती है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, एसिटिक की साइट्रिक एसिड। चलिए जल्दी जल्दी सभी इसका आंसर करके बता देंगे कि जो कार की बैटरीज रहती है उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है कई बार आपको क्या करता है, नाम ना देकर उसका केमिकल फॉर्मूला दे देता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केमिकल नेम्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ों के फॉर्मूले भी पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कई बार ये नाम नहीं देते, नेम्स नहीं देते, उसकी जगह पर क्या लिखा रहता है, फॉर्मूला लिखा रहता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, H2SO4 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। नाइट्रिक एसिड का अब भी मैंने आपको बताया कि उसका फॉर्मूला होता है HNO3।
एसिटिक एसिड का अभी हमने फॉर्मूला देखा CH3COOH, और साइट्रिक एसिड का आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, वो आप ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो आपको याद रखना है जो कार की बैटरीज है उसमें क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड की बात निकली ही है तो आपको मैं बता दूं कि ये क्या है, एक मिनरल एसिड है। क्या है, मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये मिनरल एसिड आखिर होता क्या है। तो मिनरल एसिड वो होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता, या जो कार्बन कंपाउंड से नहीं बनते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लिख रहे हैं तो उसमें कार्बन आ रहा है क्या, मैं इसमें बताती हूँ। देखिए इसमें HCl जब हम लिख रहे हैं उसमें कार्बन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब हम H2SO4 लिख रहे हैं तो उसमें भी कार्बन नहीं आ रहा है। HNO3 लिख रहे हैं तो उसमें भी कार्बन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, हमारे मिनरल एसिड है। इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। जब हम एसिटिक एसिड देख रहे हैं, तो देखिए उसमें कार्बन आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है, कार्बन। जिसमें कार्बन आता है वो मिनरल एसिड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मिनरल एसिड हमने क्या समझा, जिसमें कार्बन नहीं आता है, जो कार्बन कंपाउंड से नहीं बनते। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या हो गया, एक मिनरल एसिड हो गया, जो लीड एसिड बैटरीज में यूज होता है, कार की बैटरीज में यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अभी सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर सकता है, बहुत देर तक एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कार के इसमें यूज होती है, कार्स में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है उसको स्टोर करके रख सकता है, हमें इसे बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता है। तो जो कार की बैटरीज है इसीलिए उसमें कौन सा एसिड यूज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर हमें फर्टिलाइजर्स बनाना है, कोई दूसरे केमिकल्स बनाना है, ऑयल की रिफाइनिंग करना है, तो उसमें भी किसका यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि किंग ऑफ केमिकल्स क्या है। तो किंग ऑफ केमिकल्स क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि इससे हम फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं, इससे हम दूसरे केमिकल्स भी बना सकते हैं, और ये ऑयल की रिफाइनिंग के लिए यूज होता है। तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच एसिड इज नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टमक से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हमारे स्टमक में एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की टार्टरिक एसिड। चलिए जल्दी जल्दी सभी बताएंगे, सभी को कमेंट में आंसर कर देना है। तो जो स्टमक है उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या हो गया, HCl। ठीक है, क्लियर है। एसिटिक एसिड हमने कहाँ देखा, विनेगर में पाया जाता है। उसके बाद ये टार्टरिक एसिड हमने कहाँ देखा, टैमरिंड में, अनराइप मैंगोज में, और आंवला में जो पाया जाता है वो हमारा टार्टरिक एसिड रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब इसका काम क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमें डाइजेशन में मदद करता है। किसमें मदद करेगा, वो डाइजेशन में मदद करेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हम भोजन खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड को खाते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। प्रोटीन्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब हमने खाना खाया तो सिर्फ प्रोटीन ऐसा है, क्या है, सिर्फ प्रोटीन ऐसा है जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, और किसी भी चीज़ का डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं होता है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन सिर्फ प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो हमारे स्टमक में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। और इसका डाइजेशन करता कौन है, पेप्सिन करके एक एंजाइम होता है। कौन होता है, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, इस प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ओवरऑल डाइजेशन में मदद करता है। जो हम खाना खाते हैं उसको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, एसिडिक मीडियम दिया। अब ये एसिडिक मीडियम दे रहा है, यानी कि यहाँ पे आ गई पीएच की बात। किसकी बात आ गई, पीएच की। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना होता है, 1 से 2 के बीच में रहता है। अब पीएच आखिर होता क्या है ये जल्दी से देख लेते हैं कि पीएच स्केल होती है।
एक होती है पीएच स्केल जिसकी वैल्यू रहती है 0 से 14 तक, ठीक है। पीएच जो स्केल रहती है उसकी रेंज जो रहती है 0 से 14 तक रहती है, बीच में रहता है 7 नंबर। अगर कोई भी चीज 7 नंबर पे है इसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है, ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है। अगर 7 से कम है यानी कि 0 से 7 के बीच में है तो वो क्या कहलाती है, एसिडिक कहलाती है। और अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो क्या कहलाती है, बेसिक कहलाती है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच है क्या है, 1 से 2 के बीच में है, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। इसका मतलब 7 से कम हो गया, 7 से कम हो गया मतलब कि वो एसिडिक हो गया। लेकिन अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। अगर 0 के पास रहता है, 0 के पास आता है 1, तो 0 के पास अगर रहता है तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। 0 के पास अगर रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर 7 के पास रहेगा तो वो क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं कह रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, आखिर इसका मतलब होता क्या है। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो एसिड रहता है, एसिड रहता है वो क्या करता है, H+ आयंस देता है। क्या करता है, H+ आयंस देता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कोई भी चीज एसिड है कि बेस है, तो जिसमें भी H रहेगा, जैसे कि मैंने क्या कहा HCl, इसमें H आ रहा है, इसका मतलब कि क्या है, वो एसिड है। उसी तरीके से बेस क्या करते हैं, OH- आयंस देते हैं। क्या करते हैं, बेस OH- आयंस देते हैं। तो जिसमें भी OH रहता है वो किसके अंदर आते हैं, बेस के अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किसके अंदर आएंगे, बेस के अंदर आएंगे। तो आपको पहचानना कैसे है कि जिसमें H है वो हमारा एसिड हो गया, जिसमें OH हो गया वो हमारा बेस हो गया। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। जो ज्यादा H+ आयंस दे सकते हैं वो आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम H+ आयंस देते हैं वो कौन आते हैं, वीक एसिड के अंदर आते हैं। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस जो रहेंगे जो ज्यादा OH आयन देंगे, और वीक बेस वो होंगे जो कम OH आयन देंगे, ठीक है। क्लियर है। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देख लिया कि पीएच कितना होता है, 1 से 2 के बीच में रहता है। पीएच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, और इस प्रोटीन का डाइजेशन सिर्फ कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। उसी तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है, ये आप मुझे कमेंट में करके बता देंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो ये आप मुझे बता देंगे। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच एसिड इज प्रोड्यूस बाय एंड्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टिंग। जब हमें चींटी काटती है तो चींटी की जो स्टिंग रहती है, एंट की जो स्टिंग रहती है, चाहे मधुमक्खी काटती है, मधुमक्खी की जो स्टिंग रहती है उसमें कौन सा एसिड रहता है। अब मैंने कैसे पहचाना कि उसमें एसिड रहता है, जैसे ही हमें चींटी ने काट दिया तो हमें वहाँ पे इरिटेशन होने लगती है, हमें वहाँ पे पेन होने लगता है, जलन होने लगती है। इसका मतलब चींटी ने वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या कर दिया है, एसिड छोड़ दिया है। वो कौन सा एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो सभी याद रखेंगे कि जो एंट की स्टिंग है, चाहे आपकी हनी बी की स्टिंग है, उसमें कौन सा एसिड आता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। ऑप्शन में कई बार फॉर्मिक ना देकर वो मिथेनोइक भी दे सकते हैं, क्योंकि फॉर्मिक को दूसरी तरीके से मिथेनोइक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एंट स्टिंग वाला हमने देख लिया, फॉर्मिक एसिड। बाकी सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड को छोड़कर। तो फॉस्फोरिक एसिड जो रहता है ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है, जैसे का हो गया कोका कोला। कोका कोला जो रहता है जब आप खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें से गैस निकलती है, तो वो बहुत ही एसिडिक रहता है। उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। अब अगर फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, यानी कि HCOOH। क्या है, HCOOH है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कार्बन आ रहा है, तो जिसमें कार्बन आता है वो मिनरल एसिड नहीं होता है। मिनरल एसिड क्या होता है, नहीं होता है। तो मिनरल एसिड आपको ध्यान रखना है, जिसमें कार्बन आता है वो मिनरल एसिड नहीं होता है। तो फॉर्मिक एसिड का हमने क्या देखा कि जब भी चींटी काटती है, मधुमक्खी काटती है, कोई भी इंसेक्ट हमें काटता है तो वो हमें क्या कर देता है, वहाँ पे अपनी स्टिंग से वहाँ पे एसिड छोड़ देता है। वह एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगती है, कई बार वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है।
लेकिन हम उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जब एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी एसिड के रिएक्शन को अगर हमें खत्म करना है तो उसकी जगह पर क्या यूज करना है, बेस यूज करना है। तो यहाँ पे कौन सा बेस होगा, एंटी स्टिंग के लिए आप कौन सा बेस यूज कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं। कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो दूसरा नाम है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो रहता है सभी के घरों में रहता है। तो जैसे ही आपको चींटी ने काटा, आप भी ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। जैसे ही चींटी ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा, तुरंत ही उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा दीजिए। तो जो एसिड का रिएक्शन रहेगा, भले वहां से थोड़ी स्वेलिंग कम नहीं होगी, लेकिन जो एसिड का रिएक्शन है ये बेस क्या कर देगा, उसको कम कर देगा। ठीक है, तो जब भी एसिड के रिएक्शन को हमें कम करना रहता है तो हमें क्या मिलाना पड़ता है, उसके ऊपर बेस लगाना पड़ता है। तो ये रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको ध्यान करना है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज। तो जब भी एसिड ज्यादा होता है तो उसकी जगह पर हम बेस यूज करते हैं और वो रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से मैंने आपको एक बात और बताई थी कि स्टमक में HCl रहता है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या करता है, एसिडिक मीडियम देता है। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपने सुना होगा कि हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे पेट में तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो फिर इस एसिड को कम करने के लिए हमें एक बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो बेस कौन सा है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क छोड़ा है। ठीक है, तो आपको इस दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में करके बता देना है। तो ठीक है, और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको PDFs चाहिए तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको PDF मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।